स्वयंसेवक संघ पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत की ओर से आप सभी सम्मानों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर मृण्मयी भूषण पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत सदस्य हूँ और वैज्ञानिक श्रेणी का दायित्व भी संभालती हूँ। लौकिक दृष्टि से एक वैज्ञानिक और बायो डिफेंस एनालिस्ट भी हूँ। आज वेबिनार निर्विघ्नता से हो, इसलिए आप सभी से प्रार्थना है अपना वीडियो और ऑडियो बंद रखें तथा आप सभी से प्रार्थना कि चैट बॉक्स में अपना नाम, पता, फोन नंबर तथा ईमेल आईडी लें। अपना नाम भी किसी डिस्प्ले नहीं रहा है, वो भी कृपया करके रीनेम करके लिखें। इसी तरह से अगर आज के विषय के बारे में अगर कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो वो भी लिखें। कार्यक्रम का प्रारंभ हम प्रास्ताविक से करेंगे। ये प्रास्ताविक करेंगे श्री अजय पुरोहित जी। अजय जी प्रांत संपर्क के सदस्य हैं और लौकिक दृष्टि से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं और खुद एक व्यावसायिक हैं। अजय जी पुरोहित। धन्यवाद मृण्मयी जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपर्क विभाग पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत की ओर से मैं सभी सज्जन वृंद माता भगिनियों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। समाज में होने वाली हर एक उचित अनुचित घटनाओं के प्रति हम सब सजग रहते हैं। हमारे पास आने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रिंट मीडिया के ओर से या तो व्हाट्सएप मैसेजेस या चर्चा की ओर से हमारे पास जानकारी आती है। मनुष्य की जीवन की कल्पना क्या है? हम स्वयं अच्छा बने और दुनिया को अच्छा बनाए। संघ में हम कहते हैं कि एकांत में आत्म साधना और लोकांत में परोपकार। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवर ये एकांत में आत्म साधना की ओर अपने अपने एक स्थान पर पहुंच गए हैं। अगर संक्षेप में कहा गए तो 3 आय के प्रति आप सब ओपिनियन मेकर हो। आप एज एन इंडिविजुअल, आपका एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका कुछ काम जो महत्वपूर्ण है, आप जो इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हो उसका एक अलग सा महत्व है, और आप कहीं ना कहीं इनोवेटिव में जुटे हुए हैं। ऐसे ही परोपकार के लिए, समाज के प्रति कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए आप कुछ न कुछ अपनी ओर से कुछ न कुछ करते होंगे। संघ इस सब का दायित्व लेते हुए परोपकार के लिए, समाज के लिए सभी महानुभावों को संगठित करके उनके प्रति अपना एक हृदय से उनको प्रणाम करता है, और इनके प्रति हम ऐसे बोलते हैं कि हम समाज के ओपिनियन के साथ में उनका संगठन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के प्रास्ताविक में इतना ही सही। इसके बाद में मेरे मित्र वैभव जी पांडे आज के जो प्रमुख अतिथि जिनका मार्गदर्शन हमें होने वाला है उनका परिचय करके देंगे, और उसके बाद में शेकटकर सर अपना विषय आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। वैभव पांडे। नमस्कार। आप सभी का इस बैठक में स्वागत है। आज की हमारी बैठक में हमें जो मार्गदर्शन करने वाले हैं
उनका मैं परिचय कराता हूँ। वैभव जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, आज की इस बैठक में जो हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं उनका मैं परिचय कराता हूँ। वो लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर श्री D.B. शेकटकर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी निष्ठा, समर्पण, योगदान के लिए उनका सम्मान किया है। पहली बार 1981 विशिष्ट सेवा मेडल, दूसरी बार 1997 अति विशिष्ट सेवा मेडल, तीसरी बार 2002 परम विशिष्ट सेवा मेडल। उनका मैं शैक्षणिक परिचय करा देता हूँ। क्या शैक्षणिक वो बीकॉम हुए हैं। उसके बाद उन्होंने MSc MPhil किया है डिफेंस स्टडीज में, PhD इन मैनेजमेंट साइंस, PhD इन डिफेंस स्ट्रेटेजीज स्टडीज, थर्ड PhD इन साइकोलॉजी वेलफेयर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वेपन इक्विपमेंट मैनेजमेंट। और अभी वो चांसलर है सिक्किम यूनिवर्सिटी के, और ही इज चेयरमैन ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ सेंट्रल नॉलेज सिक्योरिटी साइबर क्राइम। उनके इस 40 उनका लंबा अनुभव भारतीय सेना के साथ रहा है, 40 साल का। उस दौरान उन्होंने उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनका मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ। आपने 1965 और 71 के भारत पाक युद्ध में आप शामिल थे, तथा 1999 करगिल युद्ध में आप चाइना फ्रंट के अरुणाचल प्रदेश के इंचार्ज थे। इन्होंने पंजाब में अपने ब्लू स्टार ऑपरेशन में सेवा दी। दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे। जॉइंट वर्किंग ग्रुप के वो मेंबर है, और इंडिया US डिफेंस कॉरपोरेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मेंबर है। अगर मैं इनका परिचय करवाना तो वो और 5-10 मिनट उनके ही मैं ले लूंगा। मैं उनसे विनंती करता हूं कि आज की बैठक वो प्रारंभ करें, आपका मार्गदर्शन प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद। सब मान्यवर जो इस संगोष्ठी में शामिल हैं, आपका स्वागत। आपको धन्यवाद देता हूं मैं कि आपने ये निर्णय लिया कि जो कुछ मैं आपके सामने निवेदन करूंगा उसको आप सुने, उस पर विचार करें, और यदि आपको ये लगता है कि जो कुछ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उसमें कुछ वास्तविकता है, तो कृपया आप ये संदेश, इन बातों को हमारी भावी पीढ़ी, नवीन पीढ़ी उन तक पहुंचाएं। इस संगोष्ठी में जब हम बात करते हैं तो मेरे पास 2-3 समस्याएं हैं। सर्वप्रथम, मेरे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ जैसे लेफ्टिनेंट जनरल पाटिल साहब हैं, देशपांडे जी हैं, अन्य मान्यवर भी होंगे, और उनके संरक्षण में मैंने काम किया। आर्मी हेडक्वार्टर का आपने जिक्र किया, सर मेरे से मोड़े थे। चीन पर जब हम लोग काम कर रहे थे, चीन समस्या पर जो आज देख रहे हैं आप, उनके निर्देश में ही मैं काम करता था। उनके आशीर्वाद से ही, उनके मार्गदर्शन में ही हमने पंजाब का आतंकवाद करीब करीब समाप्ति पर लाया। उन्हीं के आशीर्वाद से बाकी भी काम हुए। और ऐसे महान व्यक्ति के सामने, ऐसे गुरु के सामने एक शिष्य ने कुछ बोलना, ये भारतीय परंपरा में ठीक नहीं लगता है, परंतु प्रयत्न तो करना पड़ेगा। दूसरा है, अभी सर ने बताया आपने परिचय देते समय कि मैंने पहले PhD की, वो लीडरशिप में है। The qualities required to succeed in 21st century, 21वीं सदी में यदि आपको सफलता प्राप्त करना है तो आप में कौन कौन सी लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्वालिटी होना चाहिए, ये एक अलग विषय है, एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल है। और भारत में तो खैर इन बातों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आपको जान के अच्छा लगेगा कि अमेरिका में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इस PhD का जो उपयोग कर रहे हैं अपने काम में।
दूसरी जो पीएचडी है वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इम्पैक्ट ऑफ इंडिया नेशनल सिक्योरिटी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हमने नक्सलवाद, माओवाद, वादियों के साथ लगा दिया है, परंतु उसकी बेसिक जो उत्पत्ति होती है हमारे दिमाग से होती है। एक्सट्रीमिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइंड। पहले वो विचारधारा दिमाग में आती है, उसका मंथन करते हैं और फिर उसको हम लोग कार्य रूप में परिणत करते हैं। जो हम आतंकवाद का आक्रमण, बॉम्ब हमला, वुहान वायरस, चाइना वायरस, कोविड-19 ये देख रहे हैं, ये उसी एक्सट्रीमिज्म का एक स्वरूप हमारे सामने आता है। तीसरा जो काम कर रहा हूं मैं वो है मनोवैज्ञानिक युद्ध और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इन 21st सेंचुरी, द रोल ऑफ मीडिया। और इसके लिए जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने ऑलरेडी मेरे से कहा है कि ये पीएचडी आप करने के बाद उस पर हमारा अधिकार होगा। तो मैंने अधिकार तो ये भारत का है, मैं भारत का नागरिक हूं, पर यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ करने के लायक है तो हमें खुशी होगी। उसके दो कारण हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार की संगोष्ठी महाराष्ट्र में ज्यादा क्यों होती हैं, और मैं उनको एक ही उत्तर देता हूं कि एक इस पृथ्वी पर, ऑन दिस प्लेनेट, महाराष्ट्र ही एक में ऐसा भूभाग है जिसके साथ में राष्ट्र शब्द लगा हुआ है। देयर इज नो अदर टेरिटरी, देयर इज नो अदर कंट्री, देयर इज नो अदर नेशन। इस विश्व का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ भी राज्य लगा हुआ है, राष्ट्र नहीं है। तो जिसके नाम में, यहाँ के महाराष्ट्र की पानी में, आबहवा में, हमारी नैतिकता, हमारी जीवन शैली में राष्ट्रीयता कूट कूट कर भर जाती है। उसमें कुछ लोग आजकल अपवाद बन रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन भारत में जो भी अच्छी चीजें शुरू हुई हैं उन तमाम का शुरुआत श्री गणेश महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ है। मैंने आपको कहा कि पूरी पृथ्वी पर एक में ऐसा भूभाग है इसके साथ में राष्ट्र शब्द लगा हुआ है। दूसरा एक भूभाग है, छोटा सा है, 6-7 किलोमीटर के दायरे का है, उसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। न्यूयॉर्क में है और पूरे विश्व की परिकल्पना होती है, लेकिन ईश्वर की कृपा है, ये संयोग है, ये योगा योग है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ में संघ शब्द लगा हुआ है। संघात्मक दृष्टि, धम्मम शरणम गच्छामि, उद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। एकमता, एकीकृतता। वी आर ड्रिवन बाय द यूनिटी ऑफ पर्पस। और इसीलिए जो भारत की मान्यता है, सर्वजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय, ये किसी दूसरे राष्ट्र की नहीं है विश्व में पूरा। ये वास्तविकता को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आज के विषय से ही रहूंगा, जो लक्ष्मण रेखा है उसी के अंदर काम करूंगा, मैं बोलूंगा, लेकिन इन वास्तविकताओं को भी मेरा निवेदन है आप ध्यान में रखिए। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी जो है वो एक कुटुंब है। आप पृथ्वी पर मुझे कोई दूसरा एक राष्ट्र बता दीजिए जिस राष्ट्र की ये विचारधारा है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर नेशन। तो इस राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी नई पीढ़ी का साथ लगेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आपने उल्लेख किया है, एकमेव संस्थान पूरे विश्व में है जिसके साथ स्वयं सेवक लगा हुआ है प्रश्न। मुझे ऐसा लगता है, मेरी निवेदन है आपसे, मैं सेना का अधिकारी हूं और लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि जो सेना के लोग होते हैं उनको बुद्धि नहीं होती, अकल नहीं होती। पीपल ऑफ आर्म फोर्सेस और पर्टिकुलरली इन द आर्मी, दे डू नॉट हैव ब्रेन, एंड थैंक गॉड वी डोंट हैव ब्रेन। यदि हमें बुद्धिमत्ता होती तो आप जो हमको गलत आदेश देते हैं हम उन पर सवाल करेंगे। हम आपसे बोलेंगे कि आज आप हमको बालाकोट क्यों भेज रहे हैं, आज तो सावरकर जी का जन्मदिन है, हम कल कर लेंगे उसको। हमने अपनी बुद्धिमत्ता उसमें लगा दी। आप रात को बोलेंगे हमको उड़ी जाओ, हम बोलेंगे आज तो अमावस्या है, शनिवार है,
शनिवार के दिन सीमा उल्लंघन हम नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि पत्ता हमने डाल दी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपकी जो मान्यता है वो ठीक है, परंतु आज के विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्र की नीति को, अपने राष्ट्र के संवर्धन के लिए, अपने राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए राष्ट्र नीति बनाता है। नेशनल मिशन, नेशनल एम्बिशन, नेशनल थॉट प्रोसेस, नेशनल विजन, what would India like to be after 20 years, 30 years, 50 years? जनरल पाटिल साहब के पास जब मैं काम करता था दिल्ली में, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो हम 50 वर्ष का हिसाब लगाते थे। और जो हम लोग दिल्ली में काम कर रहे थे उस जमाने में, तब हमने भारत जो है 2035 में क्या होगा ये लिख के रखा हुआ है सीक्रेट फाइल में, क्या होगा ये हमें। तो हमें दूरगामी विचार करना पड़ता है। और जो राष्ट्र अपने राष्ट्र हितों के संरक्षण के लिए दूरगामी दूरदर्शन नहीं करता है, उसे फिर मार्गदर्शन कराना पड़ता है। और मार्गदर्शन वो कराते हैं जिनकी योग्यता नहीं होती है। और यही कारण है दुनिया के बहुत से दोष हमको बता रहे हैं, भारत ने ऐसा करना चाहिए, भारत ने ऐसे करना चाहिए, भारत ने ऐसे करना चाहिए। और हमारे यहाँ भी भारत में कुछ ऐसे दुधाचार्य हैं, स्वयं को सिद्धस्त मानने वाले, जो हमको ये बोलते हैं दिन में 3 बार, मोदी जी ने ऐसे करना चाहिए, मोदी जी ने ऐसे करना चाहिए, मोदी जी ने ऐसे करना चाहिए। आप नवी पेट के किसी फ्लैट में बैठ के आप दाल बात करके मोदी जी को उपदेश दे रहे हैं कि उन्होंने क्या करना चाहिए। ये इस विश्व की वास्तविकता है। तो राष्ट्र अपने राष्ट्रीय संवर्धन के लिए राष्ट्र नीति बनाता है। उस राष्ट्र नीति की सफलता के लिए वो राष्ट्र राजनीति करता है। और जहां राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के लिए राजनीति विफल होती है, उसे कूटनीति अपनाना पड़ती है। चीन ने जो हम पर आक्रमण कर दिया है, आप कुछ भी बोलें, आप इंग्रेज बोल दीजिए, इंट्रूजन बोल दीजिए, वो ऐसा डिप्लोमेटिक लोगों का काम है। परंतु जब राजनीति और कूटनीति दोनों ही विफल हो जाती हैं, तो फिर हमें रणनीति का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसलिए जो लोग जिनका संबंध रणनीति से है, उन्हें राष्ट्रनीति, राजनीति, कूटनीति तीनों का पूरा अभ्यास और ज्ञान होना चाहिए। तो यदि मैंने डिप्लोमेसी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में यदि कोई बात की, तो उसी लक्ष्मण रेखा के बीच में करूंगा मैं। बिकॉज वी हैव टू कीप इन माइंड when will there be a long-term impact on India's national security? And unfortunately in India, nobody will be held accountable. Nobody will be held accountable. They all will get away. हमारी इज्जत पर हुआ, एक व्यक्ति को मिला, मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी आक्रमण हुआ, क्या एक भी किसी व्यक्ति को, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो डिप्लोमेट हो, कोई भी हो, किसी को जिम्मेदार ठहराया? और जिनने उसकी तफसील की, वो एक मंत्री से लेकर के तो राष्ट्रपति भवन में पहुंच गए और फिर पता नहीं कहां गायब हो गए। ये भारत की मानसिकता, वास्तविकता है। इसको केवल एक ही व्यक्ति उसमें पकड़े जाते हैं, एक ही बार के, वो है सैनिक। और आज विश्व में एक परिस्थिति बन रही है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी is working hand to hand in conventional diplomacy. कूटनीति के साथ में सैन्य कूटनीति ये बराबर काम कर रही है। परंतु दुर्भाग्य से भारत में हम सैन्य डिप्लोमेसी को मानते नहीं हैं। हमें लगता है इनको क्या पता है, इनका काम है बंदूक चलाना। लेकिन वो बंदूक चलाने के पहले 3 बार विचार करना पड़ता है। एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप अमेरिका को देखिए, पहले यदि किसी को उसको पनिशमेंट देना है तो पहले वो पनिशमेंट देते हैं, टुकाई करते हैं उनकी, और फिर बोलते हैं आइए अब हमारे जो परराष्ट्र सचिव हैं, परराष्ट्र मंत्री हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। चीन भी यही कर रहा है भारत के साथ में। 1955 से लेकर के 1959 में, 1962 में, उसके बाद 1993
और 1993 के बाद 2020 तक चीन हमेशा यही करता है, पहले वो अतिक्रमण करता है, इंग्रेस करता है, हमारी जमीन के अंदर आता है, ट्रांसग्रेस करता है और फिर बोलता है अब इसके ये मसले को सुलझाने के लिए कूटनीतिक तौर पर बात होगी। और आज तक विश्व में, आज तक जब से विश्व बना हुआ है तब से आज तक विश्व में यदि आप सैन्य शक्ति के रूप में सक्षम नहीं थे तो आपकी कूटनीति कभी भी सफल नहीं हुई है। There is no country in the world, including India, which has ever won a war purely based on diplomacy. If you are not powerful, your enemy, your adversary will not respect you. They will not listen to you. रामायण में कहा है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति, सामर्थ्यवान समुदाय, सामर्थ्यवान राष्ट्र का कोई दोष नहीं होता है। और उसी के साथ में ये भी कहा है कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, ये रामायण में कहा है तुलसीदास जी में। स्वार्थ के निहित लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं। ठीक स्वार्थ के कारण लोग अमेरिका के पास भागते थे, स्वार्थ के कारण ही लोग चीन के पास जाते थे, चीन की सामान खरीदते थे। और उसी स्वार्थ के निहित होकर के आज ये कोरोना वायरस का जो महाप्रकोप है वो चीन से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। ये वास्तविकता है। सत्य कड़वा होता है, ये कटु सत्य है। और भारत में हम बातचीत के जरिए अपना मसला हल कर देंगे। पंडित नेहरू ने भी यही कहा था कि चीन का जो अतिक्रमण है, चीन का जो आक्रामक वृत्ति है, उसका हम निदान टेबल के ऊपर बैठ के बात करेंगे। कृष्ण मेनन ने भी यही कहा था, वो संरक्षण मंत्री थे। मिस्टर क्रुश्चेव ने, जो रशिया के बाद में राष्ट्रपति हुए उस समय में, उन्होंने कहा था चीन के राजदूत के सामने हमारे संरक्षण मंत्री को जिनेवा में कि चीन आपके ऊपर आक्रमण करेगा, ये लिखा हुआ है, ये किंवदंती नहीं है। यदि आप पढ़ेंगे, हिमालयन ब्लेंडर नाम की जो पुस्तक है, ब्रिगेडियर जॉन दलवी ने लिखी है, उसके पेज नंबर 150 151 पर ये लिखी हुई बात है। उनके पुत्र, बड़े पुत्र जो हैं वो मुंबई में रहते हैं। ये वास्तविकता है। परंतु भारत का एक दुर्भाग्य रहा है हमारा, विशेष तौर पर मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, जिन्होंने हम पर शासन किया, उन्होंने हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में एक ये मानसिकता भर दी है कि चाइना इज अ बिग पावर, चाइना इज अ बिग नेशन, चाइना इज अ बिग इकोनॉमी, चाइना इज अ बिग पावरफुल कंट्री, चाइना कैन डू व्हाट दे वांट टू डू। और उनको इस मानसिकता में वृद्धि करने के लिए एक भारत में काम कर रही राजनीतिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चाहे वो सीपीआई है या सीपीआईएम है, उन्होंने इनको साथ दिया। दे क्रिएटेड ए हैवक, एक महिषासुर खड़ा कर दिया, एक भस्मासुर कर दिया चीन के रूप में, और हम उसको मानते हैं। आज भी हमारे बच्चे बोलते हैं चीन के पास मत जाइए। हमारे गांव में जो लोग छोटे छोटे व्यापारी हैं वो ये चीन के सामने मत जाना यार, खा लेगा आपको। ये मानसिकता क्योंकि उसका निहित था कि चीन के माध्यम से वो हम पर शासन करे, और आज हमें उसी बात का ये दुष्परिणाम भोग रहे हैं हम लोग। चाइना इज बिग, चाइना इज बिग, चाइना इज बिग। अमिका ओम भवती भिक्षान्देयेगा, अमिका माधुरी वाटतो विकल तुका। आर वी नथिंग? डू वी हैव नथिंग टू डू विद द थिंग्स? परंतु जब आप मस्तिष्क खराब कर देते हैं, मानसिकता खराब कर देते हैं, तब उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता को आप ध्वस्त कर देते हैं। और यही मेरे जो तीसरी पीएचडी उसका विषय है यार। यदि आपने सेना की मानसिकता कर दी, राष्ट्रीय मानसिकता खराब कर दी, तो शारीरिक तौर पर उसके कब्जे करने में आपको कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। इसी राष्ट्र का एक जो परराष्ट्र मंत्री था 2013 के काल में, जब चीन ने हमारे लद्दाख क्षेत्र में अतिक्रमण किया, ट्रांसग्रेस किया, 19 किलोमीटर अंदर आ गए, उन्होंने कहा दिया है, और ये रिकॉर्डेड है, माने ये कोई सुनी हुई बात नहीं है, ये वास्तविकता है। टेलीविजन पर जाइए, आप अखबारों में पढ़िए, आप डॉक्यूमेंट देखिए, उन पर लिखा हुआ है कि दिस इज अ स्मॉल मोल, ये हमारे हाथ पर
उठी हुई छोटी सी फुंसी है, छोटा सा फोड़ा है, वील अप्लाई ऑइंटमेंट, हम इस पर क्रीम लगा देंगे, ये फोड़ा खत्म हो जाएगा। आज वही फोड़ा, वही मोल जो है बढ़ते बढ़ते कैंसरस ग्रोथ बन गया है। और ये कैंसरस ग्रोथ ये काराकोरम पास से लेकर के तो भारत, तिब्बत और ब्रह्मदेश की सीमा तक फैल गया है। कर्क रोग फैल गया है ये चीन के माध्यम से। उनका पक्ष लेने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था, ये रिकॉर्डेड है। दिस इज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बाय द लोकल कमांडर्स। ये एक स्थानीय समस्या है, स्थानीय लोग उसको हल कर लेंगे। जो गलवान में जो हुआ, ईस्टर्न लद्दाख में जो हुआ, ये कोई लोकल प्रॉब्लम है क्या? परंतु इस बात का ध्यान रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे संरक्षण मंत्री, हमारे सेनाध्यक्ष, हमारे वायुसेना अध्यक्ष, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सबने अपना अपना ध्यान केंद्रित किया उस पर। अब जाकर के चीन को पता लगा है कि वो उसने कौन सी ऐसी पराकाष्ठा कर ली है, उसके दुष्परिणाम क्या हो गए। ये वास्तविकता ध्यान रखना चाहिए। इसी का जो संबंध है वो मुख्य विषय से है कोविड-19। ये एक पेंडेमिक ऐसा नहीं हुआ है। जनरल पाटिल सर के पास हमने काम किया है, केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर, ये तीनों वॉरफेयर पर मैं काम करता था जब मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री प्लानिंग था। इट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ती है। एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर, हालांकि इसको बंधित किया है, दिस इज नॉट अलाउड एज पर जेनेवा कन्वेंशन, पर आज विश्व में 19 राष्ट्र ऐसे हैं जो इस पर शोध कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स उन्होंने बना दिया है। अमेरिका ने तो केमिकल वेपन का इस्तेमाल सीरिया में किया है 2 साल पहले, और उसका जो दोषारोपण है वो आसाद पर कर दिया जो वहां के राष्ट्रपति हैं। जबकि ISIS ने वहां पर काम किया और ये केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में भी किया था। बायोलॉजिकल जो सब्सटेंस है उनका इस्तेमाल अमेरिका ने वियतनाम में किया हुआ है। और ये जो आज कोविड-19 जो है, ये भी एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है। जब मैं चीन जाता था सीमा विवाद पर बात करने के लिए, तो हमको एक बार वुहान ले गए थे। वहां पर हम उस लेबोरेटरी में नहीं गए जहां पर ये जीवाणु प्रयोगशाला है, परंतु वुहान का जो क्षेत्र था वहां हमको वो ले गए थे घूमने के लिए, माने घूमने के लिए मतलब स्टडी पर। और उसके बाद वहां पर चेंगडू नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर ले गए थे। और उस समय उनको ऐसी बात से पता लगा कि इन विषयों पर भी वहां काम हो रहा है। ये बात थी 1994। मैं मान नहीं सकता कि भारत में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसे इस बात का उन्मान ना हो। हमारे यहाँ संस्थाएं, हम अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं इंटेलिजेंस पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, सैटेलाइट इंटेलिजेंस पर, साइंटिफिक इंटेलिजेंस पर। फिर हमारे पास इस तरह की मानसिकता, इस तरह की बातचीत जो है ये क्यों नहीं आई? क्या भारत में 11 फरवरी 2020 तक शासकीय रूप से कोई ऐसा विभाग, कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा कार्य क्षेत्र वाला व्यक्ति है जिसने भारत सरकार को आगाह किया हो कि कोरोना वायरस फैल रहा है, चीन में ये हो गया है, यूरोप में इतने लोग मारे गए हैं, इस वायरस का प्रादुर्भाव यहां से हुआ? कहां थे वो लोग सब? आज बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं ये लोग, क्योंकि हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम यही सोच कर करते चलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री वुहान गए हैं, वहां के राष्ट्रपति अहमदाबाद में आए हुए हैं, महाबलीपुरम में आए हुए हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब जब ड्रामा नौटंकी चल रही थी, उस समय भी वुहान वायरस पर काम चल रहा था, उसका वो लीक हो गया था। ये वास्तविकता है। जब चीन के राष्ट्रपति महाबलीपुरम में आए थे, उस समय लीक वाज देयर ऑफ दिस वायरस। ऑफ कोर्स उसका जो इतना बड़ा रूप था, भयानक रूप, वो नहीं था उस समय, लेकिन था ये। और जिनको इस बात का पता है वो आप चीन से आज गायब ही हो गए, उनको पता ही नहीं उनको। तो जब हम
किसी भी पड़ोसी राष्ट्र पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो उसने ही हमारे ऊपर, हमारी पीठ पर छुरा भोंका है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने प्रयत्न किया अच्छे संबंध स्थापित करने का, पाकिस्तान गए, हम पर पठानकोट का हमला कर दिया, उरी का हमला कर दिया, हमें फिर जानबूझकर मजबूरी में होकर के बालाकोट करना पड़ा। चीन ने ये नरेंद्र मोदी की पीठ पर छुरा नहीं भोंका है, ये गलत बात है। ये भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ विश्वास किया है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत पर विश्वास किया है। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं, डोंट एवर 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 ट्रस्ट चाइना। आप कितनी भी डिप्लोमेटिक बात करते रहें, कोई जाता रहे कोई आता रहे, आप कुछ मत, प्लीज डोंट टेक ट्रस्ट in this nation, not the people of China, but the government of China, the Communist Party of China, the People's Liberation of China, and the political leadership of China. Please, for God's sake, don't trust them. Don't trust them. They will beat you again. Mark my words. ये हुआ क्या है? और इस बात का जो उल्लेख है कि इस प्रकार की संभावना जो है, ये जो कुछ लोग उसको शेखरकर कमेटी रिपोर्ट बोलते हैं, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, श्री पर्रिकर जी, उससे गॉड ब्लेस हिज सोल, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन डिफेंस, उसमें ये लिखा हुआ है कि इन फ्यूचर, भविष्य में, मोर डेंजरस सिचुएशन विल कम बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म एंड द फिलॉसफी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मासेस and disruption of masses and not the weapons of mass destruction. आने वाले भविष्य में जो weapons of mass destruction है, इसे हम अणु बम कहते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक होगा वो युद्ध नीति जो डिस्टर्ब करती है मासेस को, लोगों को, समुदाय को डिस्टर्ब करती है, पूरे राष्ट्रों में को डिस्टर्ब कर देती है, और मैकेनिज्म उसको काम चलाने वाले। आज विश्व में इसी बात को ध्यान में रखते हुए वुहान वायरस है, इसके 3 कारण हो सकते हैं। यहाँ बहुत से लोग होंगे जो इसमें सिद्धहस्त हैं, मेरे से ज्यादा उनको नॉलेज होगा, पर मैं इसको एक सैनिक रूप से देखता हूं। आई डोंट ट्रीट एज ए साइंटिस्ट। ये वायरस कैसे बनता है, कौन कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट, बट व्हेन इट कम्स देन हाउ इट इम्पैक्ट्स द पीपल, ये मेरा विषय है। And that is what we have to study. एक तो है, this is a experimental leak, कि प्रयोगशाला में जब प्रयोग चल रहा था उस समय ये लीक हुआ है और वो वातावरण में फैला हुआ है, और वो फैलते फैलते 2019 में जब चीन का नवीन वर्ष शुरू होता है, लाखों लोग चीन के बाहर जाते हैं और लाखों लोग दूसरी जगह से चीन में आते हैं, उनके माध्यम से ये कोरोना वायरस जो है, ये जीवाणु फैले हुए हैं। दूसरा है इंसिडेंटल लीक, कि अपेक्षित नहीं था पर ये हो गया। और तीसरा है एक्सपेरिमेंटल लीक, कि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि देखते हैं इसके दुष्परिणाम कहां तक पहुंचेंगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना भयानक पेंडेमिक आपदा खड़ी हो जाएगी। इन 3 बातों के सिवाय चौथा कारण हो ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। Either it is an incidental leak, it is an accidental leak, or experimental leak. There is no third, there is no fourth type. But today, आज जो विश्व की वास्तविकता है, पूरे विश्व में कहीं भी एक गोली नहीं चली, एक बॉम्ब नहीं फटा है, कोई युद्ध नहीं हुआ है, पर 10 लाख से ज्यादा लोग इसके कारण मृत्यु के मुख में चले गए हैं। 10 lakh people have died in the world and the figure is going up every second day. आज ही पता लगा है, बातमी जो आई है, even the most powerful person in the world, the president of the most powerful nation, he and his wife have tested positive. You can imagine what will be the implication on the world. I don't want to go into individual details. ये वास्तविकता है। भारत में देखिए कितना हुआ है,
आज विश्व में आप कोई एक ऐसी बात कीजिए जिस पर उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ है। पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट हुआ है, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हुआ है, खाने की व्यवस्था पर इम्पैक्ट हुआ है, जो आयात निर्यात है उन पर इम्पैक्ट हुआ है, जो एयर ट्रेवल है, हवाई जहाज से यात्रा, उस पर इम्पैक्ट हुआ है, औषधि पर इम्पैक्ट हुआ है। आप मनुष्य जीवन का एक भी कोई भी बात ऐसी है जिस पर इस महामारी का प्रादुर्भाव या नहीं हुआ है। द होल वर्ल्ड इज नाउ फाइटिंग अगेंस्ट दिस। और क्या आप इसमें किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराएंगे क्या? विल चाइना एग्री? चाइना के राष्ट्रपति ने तो 23 तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में कह दिया है कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने एक वार्निंग भी दे दी है, जो 15 मिनट का उनका व्याख्यान हुआ है, आप जाइए, उसमें मिलेगा आपको। ट्रंप साहब ने क्या कहा है, चीन के राष्ट्रपति ने क्या कहा है, टर्की के राष्ट्रपति ने क्या कहा है, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बात कही है। चीन के राष्ट्रपति ने 3 बातें बोली हैं इसी कोरोना को ध्यान में रखते हुए। यू कैनॉट होल्ड एनीबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पेंडेमिक। आप किसी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं, किसी राष्ट्र को नहीं, किसी की राष्ट्रीयता को नहीं। दूसरा उन्होंने कहा है कि वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू हेल्प द वर्ल्ड। हमने अपना पूरा प्रयत्न किया है विश्व की सहायता के लिए। और तीसरा उन्होंने बोला है, जो महत्वपूर्ण बात है, आइसोलेशन कैन बी डेंजरस। यदि आपने किसी राष्ट्र को, किसी व्यक्ति को आइसोलेट करने का प्रयत्न किया तो उसके दुष्परिणाम आपको सताएंगे, जीवन भर सताएंगे। उनके कहने का मतलब क्या था कि आप चीन की आर्थिक व्यवस्था को आइसोलेट मत कीजिए, चीन की राजनीतिक व्यवस्था को आइसोलेट मत कीजिए, चीन को आइसोलेट मत कीजिए, चीन के साथ अपने व्यापार संबंध बनाइए। डोंट आइसोलेट चाइना। The only thing he did not say for some good reason, otherwise China will be like ISIS, जो आतंकवादी संगठन था। ये इस महामारी का परिणाम हुआ है। भारत में आप देखिए, लाखों लोग, करोड़ों लोग बड़े बड़े शहरों से अपने गांवों तक गए, पहले जाना पड़ा, 600 700 किलोमीटर की यात्रा करके गए, रास्ते में मारे गए हैं बच्चे, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां। हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, आज भी बंद हैं, होटल बंद हैं, रेलवे बंद हो गई थी, बसेस बंद हो गई थी, टैक्सियां बंद हो गई थी, विश्वविद्यालय बंद हो चुके थे, पढ़ाई बंद हो गई है, एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ? क्या युद्ध में ऐसा होता है क्या? हमारे जो चीन के साथ जो युद्ध स्थिति बनी हुई है लद्दाख में, भारत में उसका प्रभाव पड़ा है क्या? कुछ नहीं। यहाँ तो लोग ऐश कर रहे हैं बैठ के, और टीवी पर जाके व्याख्यान देते हैं, भारत ने ये करना चाहिए, भारत को करना चाहिए। पर कोरोना के ऊपर आप किसके ऊपर दोषारोपण करेंगे? सो दिस इज अ वेपन which can be used by your adversary and you cannot hold anybody responsible. आप किसी को उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं। इसी के साथ अभी जो समाचार आ रहे हैं कि पाकिस्तान से इसका जो एक प्रादुर्भाव हुआ है, फैला हुआ है, वो विश्व के किसी दूसरे क्षेत्रों में हुआ है। ये वास्तविकता है कि हम लोग जो हैं इसको ध्यान से नहीं सुनते हैं। पाकिस्तान इज द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड। एनी प्रॉब्लम? काय? हाँ, थोडं जोराने बोल. कोणता माईक? काय करू मी? तू कर. असं धरू का? ओके ओके, सॉरी. Pakistan is the only nation in the world which has smuggled nuclear technology. ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने माना इस बात को, वहां के सेनाध्यक्ष ने माना है, और जो पाकिस्तान के अणुबम के जनक जो बोले जाते हैं, फादर ऑफ इस्लामिक बॉम्ब, उन्होंने स्वयं माना है कि ये टेक्नोलॉजी स्मगलिंग, इसका स्मगल हुआ है. अब ये टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंची है कोई नहीं जानता इसको. ठीक उसी प्रकार से ये वुहान वायरस जो है ये भी स्मगल्ड आउट हुआ है. ये अन्यथा पूरे विश्व में ये फैलता कैसे? अब इसमें कुछ लोगों का हित है,
मेडिसिन बनाते हैं, इंजेक्शन बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। लोग तो यहाँ तक हैं विश्व में, भारत में भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं, जब ये कोरोना वायरस का पूरा चल रहा था तो उनकी एक दिन की कमाई तकरीबन 30 करोड़ प्रति व्यक्ति हुई है। 30 करोड़ पर इंडिविजुअल पर डे। They made some money. They are least bothered who has suffered and who is suffering. Now, correlates to a nail how much they must have made it. So the China's warning to the world has to be taken seriously. We should not be afraid, but we must isolate. जैसे आप कोरोना का जो ग्रसित व्यक्ति होता है, the person who has suffered from corona, you put him in isolation ward, you put him in quarantine for 14 days. The whole world must unite and put China into quarantine at least for next 10 years, minimum. Don't have any economic relations. Don't have any industrial relations. Don't have any technological relations. Let them be separate and you will see China का वही हाल होगा जो सोवियत यूनियन का हुआ था। मैं और जनरल पाटिल उस समय हम लोग सेना मुख्यालय में काम कर रहे थे। हमें इस बात की माहिती आ रही थी, इंफॉर्मेशन आ रही थी that सोवियत यूनियन is about to collapse. सर को पता है इस बात। रात को जब आप सोए, सोवियत यूनियन वहां पर था, जमीन में था। जब आप सवेरे उठे, सोवियत यूनियन had disintegrated. It had dismantled under its own weight. और उसमें से कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अदरबाइजान, ये सब उसमें से निकले हैं जहां युद्ध चल रहा है आजकल। ये सब उसमें से निकले हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको चीन को ध्वस्त करने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक युद्ध, सामाजिक युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध, उसको आप युद्ध मत बोलिए। Put them in isolation. China will disintegrate on its own weight. Mark my words. Tibet will come out of China. Xinjiang province, जहां पर उइगर मुस्लिम समुदाय है, it will come out of China. And my reading is that this Wuhan virus was probably meant basically for experiment in Xinjiang against the Muslim Uyghurs. And I don't think the world will tell. Time will say that what I am stating today was correct. That's why I say it's an experimental leak. पर उसका फैलाव इतना पूरे विश्व में हो गया है कि अब उनको संभलता नहीं आ रहा है। इनर मंगोलिया विल अफेक्ट, मंचूरिया जिसको दबा लिया है चीन ने, वो अलग हो जाएगा, हांगकांग अलग हो जाएगा, और जो सिंकियांग प्रोविंस है और तिब्बत, उन दोनों को अगर हमने उनका भौगोलिक क्षेत्र बनाया जाए तो चीन ज्यादा, आधे से ज्यादा चीन जो है वो अलग हो जाएगा। इन बातों पर हमें ध्यान करना पड़ेगा। चीन को हम सबक सिखाएंगे, हम ये करेंगे, आप कुछ नहीं करें, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ भारत में यही बोलते हैं हम कूटनीतिक तरीके से जीतेंगे। आज तक कोई भी युद्ध, कोई भी प्रतिद्वंदी, कोई भी शत्रु केवल कूटनीति के माध्यम से आप नहीं जीत पाए हैं। इस वास्तविकता को हमें ध्यान में रखना चाहिए। COVID-19, Wuhan virus, China virus, whatever you want to call it. Why the whole world is calling it Wuhan virus? Why are they calling it China virus? Why are they calling it some other virus? They are not calling it Europe virus और रशियन वायरस, क्योंकि आप वास्तविकता को छुपा नहीं सकते कभी भी। और ये जो जीवाणु युद्ध जो है, ये आने वाले भविष्य में और भी खतरनाक हो सकता है। जहां तक ज्यादातर पर मैंने जो भविष्यवाणियां की हैं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं हाथ नहीं देखता हूं, हस्तरेखा नहीं देखता हूं, जन्मपत्री नहीं देखता हूं, लेकिन राष्ट्र के राष्ट्रीयता की जन्मपत्री अवश्य पढ़ता हूं। मैं ये फैलेगा। अगर इस प्रकार की मानसिकता किसी आतंकवादी संगठन की हो गई और उसने इस प्रकार का जो जीवाणु युद्ध शुरू कर दिया, तो हम कल्पना नहीं कर सकते वो कहां तक फैलेगा।
इतिहास में भी ये हुआ है। अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम महायुद्ध के पहले, प्रथम महायुद्ध के दौरान, द्वितीय महायुद्ध के दौरान में अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रों पर, शत्रु राष्ट्रों पर जीवाणु युद्ध का प्रयोग किया है। लेनिनग्राड में हुआ है। रशिया के बड़े बड़े शहर हैं जहां पर इस प्रकार के प्रयोग हुए हैं और वहां की जो जनसंख्या है वो तबाह हो गई है। और जैसा मैंने आपको कहा है कि आज भी विश्व में 19 राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर इन प्रयोगशालाओं में काम हो रहा है। कोई मानेगा नहीं क्योंकि ये वर्जित है, ये काम वर्जित है। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट इश्यू। वी कैन नॉट टेक दिस लाइटली। Virus can become a weapon of those whom we call them non-state actors, unaccountable. You cannot recognize them, you cannot see them, and you cannot hold any nation responsible for it. तो एक नवीन प्रकार की युद्धात्मक स्थिति युद्ध का पर्याय बन जाएगा और इसे हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। इसी से संबंधित एक बात और भी है। मुझे ऐसा लगता है कि शासकीय व्यवस्था से इस प्रकार के पेंडेमिक को आप जीत नहीं सकते हैं। आपने इम्यूनाइजेशन करेंगे, 130 करोड़ लोगों का कितना करेंगे आप? How many crore? So therefore, we have to make the people aware, awareness among the people, कि अपनी रक्षा स्वयं आप कीजिए। ये हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। भोपाल में यूनियन कार्बाइड का जो बड़ा भारी कांड हुआ था, केमिकल रिसाव जहां से हुआ था और हजारों लोग भोपाल में मारे गए, परंतु उस फैक्ट्री में जो काम लोग कर रहे थे उनमें से कोई नहीं मारा गया। परंतु जो फैक्ट्री के बाहर क्षेत्र में काम थे, क्योंकि उन फैक्ट्री वालों को बताया था, सिखाया था कि यदि कुछ ऐसा होता है तो अपने मुंह पर गीला कपड़ा रख लीजिए, टॉवेल रख लीजिए आप। छोटी सी बातें, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन इर्द गिर्द का जो इलाका था उन तमाम को नुकसान हुआ है। तो हमें हमारे बच्चों को, हमारी तरुण पीढ़ी को, हमारे लोगों को इसको बताना पड़ेगा और बहुत छोटे छोटे उपाय करना पड़ते हैं हमें। मास्क लगाना, हाथ धोना, ये सब बातें ठीक है, बट यू हैव टू बी केयरफुल, you have to be careful, and as a nation we must keep a watch on the countries who are involved in producing this type of virus. इस वायरस का उपयोग आप किसी राष्ट्र की खेती, एग्रीकल्चर, उसको ध्वस्त करने में कर सकते हैं आप। भारत कृषि प्रधान देश है। यदि फसल पर कोई आ गया हमला तो हम खाएंगे क्या? आप देखते हैं जब ये वुहान का पेंडेमिक फैल रहा था तो लोकस जो होता है, जो टिड्डी दल है, उसका एक अतिक्रमण हुआ था। ये अफ्रीका से निकलता है, नॉर्थ अफ्रीका से, ये मध्य पूर्व एशिया की तरफ से आता है, बलूचिस्तान से ऊपर से होता हुआ पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस, रहीम यार खान क्षेत्र से बाड़मेर राजस्थान में आता है, हरियाणा पंजाब में जाता है, यूपी में जाता है और इस बार तो उड़ीसा तक पहुंच गया है। टिड्डी दल जिस वृक्ष पर वो बैठ जाता है, जिस खेत में बैठ जाता है, 5-6 मिनट में वो साफ हो जाता है। कोई सिरफिरा व्यक्ति, कोई व्यक्ति इस प्रकार की काम कर सकता है। एनी प्रॉब्लम? आवाज आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू। तो मेरा निवेदन है, जो आपस में बात कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक देन आई एम प्रॉबेबली क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो एक तो वो है, दूसरा है कि अभी कुछ काम ऐसा हुआ है जहां पर इस प्रकार के जीवाणुओं का प्रयोग, जो गाय भैंस जो होती है, जिनका हम बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन पर इम्पैक्ट करने के लिए किया गया है। इसको दबा दिया है लोगों ने। और जिन राष्ट्रों में दूध का उत्पादन जहां ज्यादा होता है, उत्पादन करने वाला देश है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो एनीथिंग विच मूव्स
एनीथिंग विच फ्लाइज, हमारे यहाँ शहद को बहुत महत्व दिया जाता है, दवाई में इस्तेमाल कर दिया जाता है। उन मधुमक्खियों को यदि हमने जीवाणु के साथ में कर दिया तो जो शहद वो पिएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, आप पर उसका इम्पैक्ट होगा। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसको सुन रहा होगा और बोलेगा चलो हम भी तैयार करते हैं इस बात को। परंतु इन तमाम बातों को हमने ध्यान में लिया है और उस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि भारत की व्यवस्था को सुचारू रूप से हमें यदि संरक्षित करना है तो इन बातों पर विचार करना पड़ेगा। केमिकल वॉरफेयर, एटॉमिक वॉरफेयर एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर। एटॉमिक वॉरफेयर के बारे में बोलना उचित नहीं होगा। उसी कमेटी के माध्यम से करीब करीब 188 पेजेस हाथ लिखे हुए टॉप सीक्रेट मैंने अपने हैंडराइटिंग में श्रीमान पर्रिकर जी को दिए कि आने वाले 50 वर्षों में भारत पर किस प्रकार के आक्रमण हो सकते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप इसको कंप्यूटर में टाइप करा दो। तो मैंने बोला कि सर, विश्व में कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं है जिसको आप इंपैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं। आप अभी आपकी इच्छा है, आप जिसको देना चाहते हैं। इन तमाम बातों का उल्लेख है। अब वो कहां पर रखी हुई है फाइल, वो उनको ही पता थी, को मालूम थी कहां पर है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा राष्ट्र का ये है कि जो कमेटी रिपोर्ट जो है, जिसकी जो रिकमेंडेशन है, उसको मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि स्वयं रक्षा मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारियों ने उसको पढ़ा ही नहीं है। बगैर पढ़े उन्होंने इस बात को सर्टिफाई कर दिया कि ये जो कमेटी थी, इसने जो रिकमेंडेशन दी है, वो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी। They told lies to the nation. Now हमारा भाग्य है कि राजनाथ सिंह सर के जो संरक्षण मंत्री हैं, इस बात पर वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पर ये एक वास्तविकता है कि उस रिपोर्ट को 2 साल तक दबा के रख दिया इन्होंने। 3 मार्च को जब पर्रिकर जी गोवा गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, उस समय तब से लेकर के तो जब तक राजनाथ सिंह जी नहीं आए, उस समय में ये फाइलें दबा करके रख दी गई थी। और यदि इस प्रकार के कोविड के कारण जो हम पर विपत्ति आई हुई है, यदि कुछ माहिती मिलेगी तो मुझे लगता नहीं है ये लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि अगर ये वास्तविकता सत्य होती है तो उस पर एक बात निकलती है कि फिर हमारे शासकीय लोग क्या कर रहे हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यह कराएंगे, वो कराएंगे। आपने किया क्या? आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी और इसका उत्तर देने में वो सक्षम नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 2-3 बातें हमें करना पड़ेंगी। पहली बात, अवेयरनेस अमंग द पीपल। लोगों में इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें। हम बोलते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वे संतु निरामया, पर पहले भारत को तो मजबूत करिए, भारत को सुरक्षित कीजिए आप, और उसके साथ साथ भी पूरे विश्व में जहां तक हमारी बात जाती है उसको हम करें। कभी हमने सोचा था कि पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा? उन राष्ट्रों में जहां योग को मानते ही नहीं लोग बाग, इवन मध्य पूर्व एशिया के कुछ राष्ट्र ऐसे जो हैं जिनके मजहब में योग नहीं माना जाता, पर वहां के लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं हो सकती है? और इन बातों पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। सर्वे संतु निरामया, ये केवल वैक्सीनेशन बेच के काम नहीं बनेगा, गोलियां बेचने से काम नहीं बनेगा। अवेयरनेस विल बी इंक्रीज्ड एंड देयरफॉर मेरी ऐसी विनती है, इसमें संघ के महानुभाव भी कुछ है जो सुन रहे होंगे मेरी इस बात को, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यक्षेत्र तो है, लेकिन हमें अब इस बात पर विचार करना पड़ेगा, क्या हम विश्व सेवक संघ बन सकते हैं? पूरे विश्व को साथ में लेना पड़ेगा, पूरे विश्व को अपने साथ लेना पड़ेगा। और कुछ ऐसे जो लोग हैं, कुछ राष्ट्र जो हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, वो अपने आप धराशायी हो जाएंगे। तो इस विचारधारा को हमें सोचना पड़ेगा। भारत की भारतीयता को हमें पहुंचाना पड़ेगा, राष्ट्रीयता को पहुंचाना पड़ेगा। एंड द बेस्ट वे टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इज सेंड गुड टीचर। अच्छे शिक्षक भेजिए आप बाहर। और यही बात मोदी जी कहते थे
जो गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, एक्सपोर्ट नॉलेज टू द वर्ल्ड। यू कांट पैक नॉलेज इन कैसेट, किसी टिफिन में किसी बॉक्स में भर के नहीं भेज सकते हैं। आपको नॉलेज को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको नॉलेजेबल लोगों को ही भेजना पड़ेगा बाहर। अच्छे शिक्षक बनाइए, अच्छे साइंटिस्ट बनाइए, अच्छे आर्थिक पेशेवर बनाइए, वो जाएंगे और वहां विश्व में काम करेंगे। वो नॉलेज हैज टू बी डेवलप। हाउ डू यू डेवलप नॉलेज? इसलिए शिक्षा क्षेत्र में जो है हमें सुधार करना पड़ेगा। अभी जो नई नीति बनी है, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, तभी हो जाएगा। और हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, स्वदेशे पूज्यन्ते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा तो उसके राज्य में होती है, पर विद्वान जो है हमें पूरे विश्व में पूजा जाएगा। और इसलिए हमें विद्वान बनाना पड़ेंगे, हु कैन इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। जब शिक्षक जाएंगे तो हमारी राष्ट्रीयता वहां जाएगी, हमारे संस्कार वहां जाएंगे, हमारी धरोहर वहां जाएगी। और जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो इंग्लिश में अपने आप को सिद्धस्त बोलते हैं, अपने आप को बड़ा 30 मार्क का समझते हैं टेलीविजन पर, बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। जब तक आपके पास ब्रेन नहीं होगा तभी तक तो वो ट्रेन में नहीं जाएगा ना, फिर तो वो तो दबा रहेगा। एंड लेट अस नॉट कॉल इट अ ब्रेन ड्रेन। इट विल नॉट बी अ ब्रेन ड्रेन, इट विल बी द एक्सपोर्ट ऑफ योर ब्रेन टू बी यूटिलाइज्ड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये बात है, और इसको हमें ध्यान में देना पड़ेगा। जब हमारे बच्चे बाहर जाने के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वयं कहा है कि भारत से आने वाले विद्यार्थी और वहां से पढ़े लिखे विद्यार्थियों पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। विश्व में कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने कहा है पाकिस्तान से आने वाले विद्यार्थियों पर हम ये बंधक नहीं लगाएंगे? भारत को क्यों मानते हैं? विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। वो विद्वान मैं नहीं हूंगा, हमारी विद्वत्ता हमारे तक ही रहेगी, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां जब बाहर जाएंगी वो इस विद्वत्ता को साथ में लेके जाएंगी। आप विश्व का हर 6वां व्यक्ति, हर 7वां व्यक्ति भारतीय है, ये वास्तविकता है। विश्व में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां पर भारतीय मूल के लोग नहीं हैं। वहां राष्ट्रपति बने हैं लोग, प्रधानमंत्री बने हैं। विश्व के कनाडा नस्ली के राष्ट्र में तो 6 भारतीय मंत्री वहां पर हैं। वहां का संरक्षण मंत्री भारतीय मूल का है। मलेशिया का संरक्षण मंत्री भारतीय मूल का व्यक्ति है। अभी तो 2 राष्ट्रपति ने अमेरिका में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। वर्तमान राष्ट्रपति और इसके पहले जो राष्ट्रपति थे, जो बराक ओबामा साहब थे राष्ट्रपति थे, वो हर दिन में किसी न किसी विश्वविद्यालय में जाके बात करते थे, विद्यार्थियों को संबोधन करते थे वो, और वो कहते थे, उनका फिलाडेल्फिया विश्वविद्यालय में जो हुआ है, आप में जाइए आपको मिलेगा। He said, my dear American children, you know, we are known as the superpower in the world. मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका को लोग महाशक्ति मानते हैं। पूरा भाषण नहीं पढ़ूंगा, केवल 2-3 पंक्तियां जो उसकी है। But we are superpower because of the dedication and sacrifices of our ancestors. हमारे जो पूर्वजों ने काम किया है उसके कारण हम सुपर पावर हैं। Then he says, it is one thing to become a super power. महाशक्ति बनना एक अलग बात है, परंतु महाशक्ति को कायम रखना एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। It is one way, one thing to become a superpower. To remain a superpower is very difficult thing. If you wish to be a superpower, study well, study physics, study chemistry, study science. And then he says, and that is what we should remember. If you don't, then wait. The Indians are coming. भारतीय आएंगे। भारतीय कौन होगा? आज की तरुण पीढ़ी, आज के शिक्षक, आज के विद्यार्थी। क्या चीन के बारे में कभी किसी ने ऐसा कहा है? पाकिस्तान के बारे में कहा है? यूरोप के बारे में कहा है? भारत के बारे में लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी कौशल्य इसको जाहिर करता है, ये बात है। और इसलिए अंत में मेरा आपसे निवेदन है, दिए हुए समय के अनुसार
अभी 10 मिनट का समय है मुझे बात करने का, लेकिन हम कुछ समय प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे। उसी लक्ष्मण रेखा में रहते हुए मैं एक बात आपसे कहूंगा, रम्यन्तु तत्र देवता यत्र पूजन्ते नारी। जिस घर में, जिस धर्म विशेष में, जिस समुदाय में, जिस राष्ट्र में नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। संस्कृत में इसका कहावत दूसरी होगी, लेकिन मुझे जो आता है वो मैं आपको बता रहा हूं। पृथ्वी, इसको हम बोलते हैं मदर इंडिया, भारत माता, मातृभूमि हमारी माँ है, नारी का एक स्वरूप है। उसी भूमि से अन्न उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं अन्नपूर्णा। चाहे आप हॉट डॉग खाइए, पिज्जा खाइए, हमबर्गर खाइए, कुछ भी खाइए, वो अन्नपूर्णा का एक रूप होता है, नारी का दूसरा रूप। उस अन्नपूर्णा को कमाने के लिए आपको लगती है लक्ष्मी, नारी का तीसरा रूप। हम पूजन करते हैं उसका। उस लक्ष्मी को कमाने के लिए हमें बुद्धिमत्ता लगती है। हमें जो हम सरस्वती पूजन करते हैं, शिक्षण हम लेते हैं, नारी का चौथा रूप। और लक्ष्मी के आवेश में आकर के यदि आपने सरस्वती की अवहेलना की, जैसा कि चीन ने किया है अभी, लक्ष्मी के आवेश में आकर के यदि आपने सरस्वती की अवहेलना की, तो आपको दंड देने के लिए नवरात्र में आती है महिषासुर मर्दनी। अभी जब नवरात्र आए उसमें आएगी और वो एक एक को ठीक करके रखती है। नारी का पांचवा रूप। कोई छठवां रूप है पूरे विश्व में? नहीं हो सकता है। इसीलिए कि जहां पर नारी के रूप में इनका सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते थे। पंच महादूत, पंच शक्ति, पंच तत्व, 5 सवाष्णी, पंचामृत, 5 फल, एवरीथिंग इज 5। और उसी 5 को ध्यान में रखते हुए, 5 को ध्यान में रखते हुए भारत ने चीन के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था। चीन ने उस पंचशील एग्रीमेंट का एक भी बात नहीं मानी। जितने भी एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं, 2 एग्रीमेंट में बनाने में तो मैं अपना खुद था, मैं उन्हें काम किया है, मैंने ड्राफ्टिंग की है। पारी साहब को पता है, जन साहब को पता है, वो करेक्ट करते थे। पूना में 2 ऐसे बड़े लोग हैं जो मेरे साथ काम करते थे। एक लेफ्टिनेंट जनरल समनवार साहब हैं, वो भी यहाँ काम करते थे। शिवशंकर मेनन उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, वो भी हम लोग साथ में काम करते थे। आज तक जितने भी एग्रीमेंट 1993 से लेकर के या पंचशील से लेकर के 1995 से लेकर के 2020 जो अभी एक मास्को में किया है, वो कुछ नहीं मानेंगे, आप अवहेलना करेंगे वो उस बात की। तो इसलिए मैं कहता हूं, चीन पर आप विश्वास मत कीजिए। पंच तत्व, पंच महाभूत, पंच शक्ति, और ये जो वास्तविकता है पंचों की, ये भारत में होती है। पीपल से ही गॉट ए कॉमन सुपर सेंस। दिव्य शक्ति उसके पास में है, दिव्य दृष्टि उसके पास में है। मुझे लगता है 21वीं सदी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द अनकॉमन कॉमन सेंस। दुर्भाग्य हमारा यह है कि सब लोग अपने आप को 30 बार का समझते हैं, द्रोणाचार्य समझते हैं, बुद्धाचार्य समझते हैं, आचार्य कोई नहीं समझता है अपने आप को। आचार्य कोई नहीं समझता है। और इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इन बातों पर आप ध्यान दें, और तभी हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र रहेगा, वो आत्मनिर्भर रहेगा, आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा। और किसी ने कहा है, और ये मेरी जो आपसे निवेदन है उसका अंतिम बात है हमें अगर प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए। यदि हमें अपने भारत के साथ, हमारे राष्ट्र के साथ सम्मान है, प्यार है, प्रेम है, श्रद्धा है, आस्था है हमें अगर प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, शेखरकर राहतील के माने त्याची चिंता नहीं है। हमें अगर प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। भारत रहेगा, भारतीयता रहेगी, स्वावलंबी भारत रहेगा, आत्मनिर्भर रहेगा। शत्रु से कह दो जरा, शत्रु बाहर का हो, परंतु भारत में बाह्य शत्रु से ज्यादा घातक हमारे बीच में रहने वाले शत्रु हैं। आस्तीन के सांप यहीं पले हुए हैं, यहीं दूध पीते हैं, हमारी पीठ में छुरा घोटते हैं, और भारत की तबाही पर जंग हमारी जारी रहेगी, हिंदुस्तान या भारत तेरी तबाही तक। ये
विद्यालयों में बताई जाती है बातें उनको है। तो ऐसे आस्तीन के सांप हमारे यहाँ हैं। तो बाह्य शत्रु हो, शत्रु से कह दो जरा, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक हो, शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, ये सत्य सहना सीख ले। और इसीलिए राष्ट्र की इस शक्ति को, भारत की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए। भारत रहेगा तो भारतीयता रहेगी। विश्व में बहुजन हिताय, बहुजन सिताय, ये बातें मानती रहेगी। सर्वधर्म समभाव, इसी बात को लेकर मैं अपना निवेदन आपसे करता हूं। इसके बाद का जो आपकी कोई बात होगी, प्रश्न होंगे, उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जनता ने बहुत ही क्लिष्ट विषय बहुत सुलभ और सरल करके हम सबके सामने रखा हुआ है, बिल्कुल निश्चित करके छुड़ा हुआ है समय हमें। मैं आज कुछ संघीय अधिकारीगण यहाँ हैं, उनका परिचय करा दूंगी। तब तक आप सभी से हैं जिन्होंने चैट बॉक्स में अपना नाम, पता और फोन नंबर नहीं लिखा हुआ है, कृपा करके लिखिए। और आज सभी मैनेजरों से और भी एक निवेदन है, अगर आपको इस विषय के बारे में कोई मंथन करना चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर बताएं, या तो फिर ऊपर करने की जो सुविधा चैट बॉक्स के साथ है उसका उपयोग करके हमें बताएं आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं। तब तक मैं कुछ करवा देती हूँ। आज कैलाश जी नारायण सोनटक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी गणों में से उपस्थित है। वो पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र के संपर्क प्रमुख है। यश वास्तु विशारद है। पूरे भारत में इनका काम चलता है। संघ के अनेक कार्यालयों का निर्माण उनके मार्गदर्शन में हो रहा, और शिवशक्ति संगम का जो कार्यक्रम हुआ उसकी व्यवस्था में प्रमुख के नाते उन्होंने जिम्मेदारी निभाई थी। बचपन से स्वयंसेवक है, महानगर कार्यवाह थे, अभी महाराष्ट्र, गुजरात और इन 3 प्रांतों को मिलकर उसके क्षेत्र संपर्क प्रमुख है। उनके सिवा रविंद्र मोये जी जो पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के संपर्क है वो भी उपस्थित है, और मिलिंद राव देशपांडे जी ये पश्चिम महाराष्ट्र के सह संपर्क प्रमुख है। ये दोनों भी आज यहाँ उपस्थित है। तो अभी हम चर्चा सत्र में शुरुआत करते हैं। तो किसी को कोई सवाल पूछना है या फिर अपना मत प्रदर्शन है तो कृपा करके हाथ उठाकर पूछें। हाथ उठाने की वहां पे चैट बॉक्स के साथ में व्यवस्था है, या तो फिर उसमें अपना प्रश्न लिखिए प्लीज। सर, पहला प्रश्न आ चुका है, हाउ अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड अमंग पीपल एट मासेस, व्हाट मिलिट्री इज टेकिंग स्टेप्स फॉर दैट। राइट, इसी से लगता है कोई दूसरा प्रश्न होगा तो मैं दोनों का एक अभी तो पहला आया है ये। ओके। अवेयरनेस जो है, जानकारी, ये हमें समाज के माध्यम से देना पड़ेगी। जो हम लोगों को बचपन में हमारे माँ बाप सिखाते थे वो बातें हमें आज भी लगती हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, तो अवेयरनेस के लिए पूरा राष्ट्र पूरे इसकी चिंता ना करके अवेयरनेस अपने घर से ही आप शुरू कीजिए, अपने बच्चों से, अपने पड़ोस में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, जहां भी आप हैं। यदि आपकी सोसाइटी सुरक्षित है तो वहां पर आपको कंटेमिनेशन नहीं होगा, क्वारंटीन नहीं होगा। और अवेयरनेस जो है वो टीवी पर बैठ के नहीं होता, वो केवल व्याख्यान देने से नहीं होता है, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी बातों से होता है। ये हमने किया है ईशान्य भारत में जो गृह युद्ध चल रहा था हमारे मिलाप में, 1964 से लेकर के जो युद्ध शुरू हुआ है, अभी भी उसमें का कुछ हिस्सा चल रहा है। वहां हमने अवेयरनेस लोगों में बढ़ाई। गांव के लोगों में जो अनपढ़ थे, आदिवासी थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, उनमें घरों घरों में जाकर के, गांव गांव में जाकर के साथ में रहे, उन्होंने उनके साथ काम किया। और आज वो कुछ वहाँ राज्य हैं जो भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पर काम कर रहे हैं। पंजाब का आतंकवाद जो है, सर पाटिल सर यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता है। अवेयरनेस
गांव गांव आके हमने बात की, भाषा में बात की कि आप ये, उनको वहां वो अतवादी बोलते थे, आतंकवादी नहीं बोलते थे, अतवादी, कि आप ये अतवादियों को का जो अहिंसात्मक रूप है कब तक देखेंगे। और ये बात जब उनको समझ में आ गई, उन्होंने ही आतंकवाद पूरा वहां समाप्त किया। सेना ने अपना काम किया, अर्धसैनिक दलों ने काम किया, वहां पर किया है। कश्मीर में जो काम किया है वो वहां के लोगों के साथ में बनकर के ही काम किया है। तो उनके साथ यदि हम काम करेंगे तब अवेयरनेस होगी। हमारी शाखाओं में आप जाते हैं, वहां पर आप बात करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। हमारे जो संघ के जो कार्य क्षेत्र हैं वो काम कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं विश्वविद्यालयों में। तो दैट इज द वे वी हैव टू डू इट। Please unmute. Sorry. The question is, how can we fight against biological warfare? If we can prevent the impact of biological substance on our body, you cannot protect the entire nation by putting a missile shield, anti-missile defense. There is no weapon like that in India, anywhere in the world. Biological attack will have to be prevented if we come to know, if we get to know. और उसके लिए हमें अपनी जो गुप्तचर यंत्रणा है उस पर काम करना पड़ेगा कि अमुक अमुक जगह पर, अमुक अमुक शहर में, इस राष्ट्र में बायोलॉजिकल केमिकल एजेंट का निर्माण हो रहा है, प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, उनको आप वहीं ध्वस्त कीजिए। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। एक मैं उदाहरण, मुझे पूरी तरह से नहीं मालूम, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। केवल 2 महीने पहले आपने देखा लेबनान में बेरूत नाम जो उनकी है, वहां पर 7,500 टन अमोनियम नाइट्रेट वहां पर रखा हुआ था पिछले 9-10 साल से। अचानक सवेरे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, लोगों को लगा शायद अणुबम फट गया है और वो पूरा ध्वस्त हो गया, वो पूरा शहर ही ध्वस्त हो गया, वो राष्ट्र ही तकरीबन ध्वस्त हो गया। उसकी आर्थिक व्यवस्था, जैसे मुंबई में कुछ हो जाता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं उसका परिणाम भारत पर क्या पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज, पैसे वाले लोग, मलाबार हिल, कोलाबा, कप परेड, जो भारत की सब संपदाएं हैं, ये समुद्र किनारे से 3 किलोमीटर के दायरे में है पूरी मुंबई में मंत्रालय। तो ये किसी ने उसका अभ्यास किया और उस अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करने के पहले ही उसे ध्वस्त कर दिया। ये किस राष्ट्र ने किया है इसका अंदाज हमें कुछ लगता है, परंतु उसे उजागर करना उचित नहीं होगा। हमें इस प्रकार की व्यवस्था करना पड़ेगी। आखिर वो इतनी बड़ी संख्या में जो से अनलोड करना मोम्बासा में जाके, मोम्बासा नाम का बंदर रखा था मोजाम्बिक में। उस अमोनियम नाइट्रेट की आवश्यकता क्या थी? अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल ये खाद्य उत्पादन में होता है, मैन्योर में किया जाता है, कृषि उत्पादन में। पर इतनी बड़ी संख्या में आप जब 8 साल से उसको रखा है तो जरूर वहां के जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उन्हें इस बात की शंका होगी कि कहीं इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना कर दे। और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल RDX बनाने के काम में आता है, जो गोला बारूद है उसके बनाने में काम में आता है, जो आतंकवादी आयुध बनाते हैं उसमें ये इस्तेमाल करते हैं। यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब शुगर, इसका इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने वो पूरा अमोनियम नाइट्रेट ध्वस्त कर दिया, वो तकरीबन पूरा राष्ट्र ही ध्वस्त हो गया। वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरा प्रधानमंत्री आया, बोलता हमसे नहीं संभल सकता है, समाप्त कर दिया उसको। क्या आज तक विश्व के किसी राष्ट्र ने किसी दूसरे राष्ट्र का नाम दिया है? और ये मैं नहीं मानता कि उनको मालूम नहीं है किसने किया है, और उसी के आसपास रहने वाला ही राष्ट्र होगा इसे खतरा बनाता। सो वी विल हैव टू बी प्रोएक्टिव। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब विपत्ति आएगी हम उसका सामना करेंगे, हम डट के सामना करेंगे। पुराने जमाने में जब शत्रु पानीपत था तब दिल्ली दरबार को जागृत आती थी,
शाहपना, शहनशाह उठिए, दुश्मन पानीपत तक पहुंच गया। वो पानीपत सिंड्रोम आज भी भारत में है। ये हमारे वर्तमान जो परराष्ट्र मंत्री हैं, अभी जो एक 8 दिन पहले उनकी किताब निकली है, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया सफर्स फ्रॉम पानीपत सिंड्रोम। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी कार्यप्रणाली बनाना पड़ेगी, और वो कैसी होगी उसका उल्लेख जिस कमेटी का मैं अध्यक्ष था उसमें है, टॉप सीक्रेट पेजेस में है उसका उल्लेख। तो ज्यादा उस पर बात करना उचित नहीं होगा। राइट मैम। Is it possible for UN to question China on its irresponsibilities and take actions to from United Nations Council? What are the challenges in this? Yes, certainly. In fact, in one of my articles about 2 months back, I recommended this. It was in the month of May or April end. This use of veto power. आपने 5 बड़ी शक्तियों को मानते हैं, आपने वीटो पावर दे दिया है। उस वीटो पावर के नाम पर वो कुछ भी कर सकते हैं। भारत का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो चीन ने वीटो पावर के माध्यम से किया है, चाहे वो आतंकवादी युद्ध हो, न्यूक्लियर डिक्लेरेशन हो, हमारी संधि हो, हर एक बातों पर। और उसी राष्ट्र ने जिसके पास वीटो पावर है आज पूरे विश्व में 10 लाख लोगों को मार दिया, और वो बोलता हम कुछ नहीं कर रहे। डू यू नीड ए नेशन लाइक दिस टू बी? यू कैन हैव अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, बट डू यू नीड ए नेशन लाइक दिस विद ए वीटो पावर? तमाम राष्ट्रों ने एकत्र होना पड़ेगा। ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है। कल को इस प्रकार का जो है दुर्भाग्यपूर्ण जो आक्रमण है ये अमेरिका पर भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि शायद ही वहां पर होने वाला था, और इसीलिए वहां पर करीब करीब 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पूरे विश्व में 10 लाख मारे गए। उनका मुद्दा कुछ और था, पर वो शायद हो सकता है किसी गलती के कारण वो हो गया है। सो देयर इज अ नीड फॉर ऑल द नेशंस इन द वर्ल्ड टू कम टुगेदर इन द यूनाइटेड नेशन एंड टू डिसाइड। हमारे प्रधानमंत्री जी का जब व्याख्यान वहां पर हुआ था अभी 6-7 दिन पहले, उन्होंने कहा था वेयर इज वाज यूनाइटेड नेशन? ये पेंडेमिक जब इतना पूरे विश्व में फैल रहा है, यूनाइटेड नेशन है कहां पर? वेयर इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वेयर आर द पावरफुल नेशन? उन्होंने किसी राष्ट्र का नाम नहीं लिया, पर वो नहीं कर सकते, वो करना भी नहीं चाहिए। उन्होंने पूछा इस बात को, और उसे उन्होंने इस बात का इशारा किया है कब तक आप भारत को बाहर रखेंगे? वी आर नॉट अनटचेबल, वी आर नॉट पीपल हु कैन नॉट बी टच्ड अपॉन। द एंटायर नेशन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम कोविड, वी कैन नॉट पुट इन आइसोलेशन, एंड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ आइसोलेशन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, जो ट्रंप के बाद जब उनका व्याख्यान हुआ था, उन्होंने कहा है यू कैन नॉट आइसोलेट एनीबडी, आइसोलेशन कैन बी डेंजरस। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है और अभी से वो अपनी भूमिका बना रहे हैं। बट आई एग्री विथ यू सर, यूनाइटेड नेशन मस्ट बी एक्टिव एंड दे मस्ट आइसोलेट सच कंट्रीज। यू कैन नॉट रिमूव देम फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया के नक्शे से उनको अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें जो शक्ति आपने भर दी है इसको कम कर दीजिए। यू कैन गिव सेम वीटो पावर टू ए कंट्री लाइक इंडोनेशिया, वो भी एशिया के। इट्स अ मैटर फॉर सब्जेक्ट। यदि भारत ने कहा तो बोलेंगे अपना आप बना रहे हैं। वी डोंट वांट वीटो पावर अनलेस यू डिसाइड टू मेक इट, दैट्स अ डिफरेंट इशू। क्योंकि हमारी मानसिकता है सर्वधर्म समभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जिस राष्ट्र की विचारधारा ही सबके साथ में है, वसुधैव कुटुंबकम है, वो क्या वीटो पावर इस्तेमाल करेगा? कभी नहीं करेगा वो। राइट मैम, नेक्स्ट। Since politicians take the final call in military matters, how can our polity be sensitized? मॅडम, जरी म्हटलंय माझ्या व्याख्यानामध्ये की शेकटकर राहतील किंवा नाही राहणार, भारत राहायला पाहिजे, पण शेकटकरांची इच्छा आहे जिवंत राहायची काही दिवस। आपले राजनीतिक त्यांच्या जितकं कमी आपण कमी बोलू, मी कोणत्या पक्षाबद्दल बोलत नाही। त्यांना जर ही माहिती मानसिकता असती राष्ट्राबद्दल, ज्या परिस्थितीमध्ये आज भारत आहे, ही परिस्थिती आपल्यावरती आली असती का? वी आर इन दिस सच ए मॅस. इट इज काइंड कर्सी, दॅट्स व्हाय आय स्टार्टेड
The 60 years we wasted, China is a big power, China is a big country, China is a big economy. It was propagated by two political parties. I don't want to name one. They ruled us. And the second party, we supplemented that, is the Communist Party of China, Communist Party India, which is sustained from China. So the lesser we speak about the politician, the better it is. But we should know, whom do you bring into power? Who are the people who will not misuse power, who will not abuse power? Even today's ruling party, whichever party is ruling, I don't know who they are. There are people who got problems. They are not people, they have just joined this party which is almost ruling the country. क्योंकि उनको मालूम था यदि बाहर रहेंगे तो उनके ऊपर तो कोई कुत्ता भी नहीं देखेगा, तो अपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए वो इस पार्टी में आ गए हैं, और ये किस दिन गला काट देंगे हम इसका कभी अंदाज भी नहीं लगा सकते। तो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी केयरफुल। और मेरा निवेदन है, जो संघ के कार्यकर्ता इसमें हैं, हमारा आपका क्षेत्र गांव-गांव में है, कौन किस समाज से निकला है, किस विचारधारा का व्यक्ति है, क्या था, आज क्या बन गया और कल को क्या बनाएगा, ये आप लोग भी कर सकते हैं और हमें करना पड़ेगा। और इसकी जो माहिती है, इसकी जो जानकारी है, अपने लोगों तक आप दीजिए। एक कमेंट है, नीड स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स इन रिसर्च विद एज, उसके बारे में आपका थोड़ा सा ओपिनियन। Please repeat the question once again. Comment. We need strategic reforms in research with competitive edge. Correct. फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी, फिन्स नाम की जो एक थिंक टैंक है भारत में, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। बंबई से काम करती हैं, हमारे कन्वीनर हैं बालजी देसाई, एडवोकेट देसाई, उसमें काम कर रहे हैं। अभी मेरा एक 15 दिन के बाद लेख आने वाला है उसमें, उस बुलेटिन में, व्हाट स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म इंडिया शुड डू टू प्रिवेंट reoccurrence of the pandemic like corona or the action by China or the countries like Pakistan. What should be our focus? उस पर पूरा वे लेख मिला है, आने वाला है 5-6 दिन में वो प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन 2-3 बातें हमें, पहला है कि हमें अपने राष्ट्र पर विश्वास करना पड़ेगा, राष्ट्र की शक्ति पर विश्वास करना पड़ेगा, राष्ट्र की नीतियों पर विश्वास करना पड़ेगा। और स्ट्रेटेजिक रिस्पांस में हमारा जो शत्रु है, हमारे शत्रु का जो मित्र है, उन दोनों को ये मानना पड़ेगा कि यदि एक सीमा उल्लंघन उन्होंने किया तो भारत उनको छोड़ेगा नहीं। ये वास्तविकता उनको पता चलना चाहिए। और इस बात को दर्शाने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मिलिट्री डिप्लोमेसी और कन्वेंशनल डिप्लोमेसी साथ साथ काम कर रहे हैं। वो 2 रेल की पटरियां हैं, उन पटरियों पर ही रेल चलती है। आप एक पटरी निकाल दीजिए, रेल नीचे गिर जाएगी। So military diplomacy and conventional diplomacy must work together. तीसरा strategic response है, listen to the armed forces. सेना क्या जो सैनिक जो क्षेत्र है, उन पर जो काम करते हैं, उनकी बातें आप सुनिए। आप मान्य करें या ना करें, लेकिन सुनिए तो ना उनकी बात। आखिर वो अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। सेना अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या बोल रहे हैं, हमारे संरक्षण मंत्री क्या बोल रहे हैं, हमारे वायुसेना अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, हमारे नौसेना अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, उनकी बात तो सुनिए ना आप। यदि आपने कह दिया नहीं हमें सब मालूम है, ये हमेशा वही बोलेंगे, तो फिर आप घर में बैठिए। फिर द थर्ड पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स इज बिकम इकोनॉमिकली पावरफुल। आर्थिक रूप से संपन्नता, कहना आसान है, करना मुश्किल है। 5वां जो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स जो है उसका, वो है कि हमें इंडस्ट्रियल रूप से, औद्योगिक रूप से शक्तिशाली बनेगा। तभी तो लोग बोलते हैं चाइना इज ए इंडस्ट्रियल कंट्री, चाइना इज ए पावरफुल कंट्री, चाइना इज इकोनॉमिक पावर। हम चीन की बनी हुई लक्ष्मी की मूर्ति अभी दिवाली में अपने घर में लाएंगे, प्लास्टिक की बनी हुई, और हमारे घर की असली लक्ष्मी जो है वो चीन में पहुंचेगी। उसी लक्ष्मी का इस्तेमाल करके चीन शस्त्र खरीदेगा और फिर हम पर आक्रमण करेगा। सो वी मस्ट डेवलप आवर ओन इंडस्ट्रियल पावर, आवर ओन इकोनॉमिक पावर। और दूसरा जो लास्ट की इस बात में है, ज्यादा इस पे जोर नहीं दूंगा मैं, आपके शत्रु को पता होना चाहिए। यदि आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की तो भारत आपके हाथ और पैर दोनों काट के आपके हाथ में दे देगा। दैट इज द स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स।
people must be scared, not of India, but India's punitive response if you force India to do that. Thank you. शायद आखिरी वाले दोनों सवाल का जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया। एक लास्ट संदेश समारोह के तौर से क्या देंगे सर? संदेश तो मैं यही निवेदन कर सकता हूँ, मार्गदर्शन तो मैं कर नहीं सकता, उसकी योगी नहीं हूं मैं तो दर्शन ही करता रहता हूँ। मेरा निवेदन आपसे है कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां, हमारी नवयुवक पीढ़ियां, हमारे बच्चे, आने वाली संततियां, बिकॉज देयर इज अ सेइंग, आवर हिस्ट्री डिसाइड्स आवर डेस्टिनी। ये भी एक लेख मेरा आने वाला है इसी फिजिक्स के मैगजीन में। आवर हिस्ट्री डिसाइड्स आवर डेस्टिनी, so let us not create adverse history for India so that our children can read our power and our dedication and decide their own destiny. यही दो निवेदन मैं आपसे करूंगा, संदेश देने के लायक तो मैं नहीं हूं। मृण्मयी ताई, तुम्ही म्यूट आहात मृण्मयी ताई। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन श्री काशीनाथ जी देवधर करेंगे। काशीनाथ जी संपर्क मंडल सदस्य तथा विज्ञान भारती के वाइस प्रेसिडेंट हैं और लॉ से DRDO ARD के समूह संचालक है। काशीनाथ जी देवधर। सभी को नमस्कार। मैं आखिरी का जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको रखने जा रहा हूँ। मुझे बहुत गत 1 से 1.5 घंटे तक हमने जो चर्चा की हो उसके बारे में मैं खुद ही बहुत बहुभूत हो गया हूँ। डॉक्टर जनरल शेकटकर सर से मैं पहली बात सुन रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब भी मैं उन सबके साथ सुनता हूँ कुछ बहुत सारी नई चीजें मुझे समझ में आती है। तो हम सब उसके लाभान्वित हो गए हैं और एक विचार की ट्रिगर जिसको बोलते हैं हम, ये सब उन्होंने एक ट्रिगरिंग कर दिया है। मेरे ख्याल से आप सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक श्रेणी के हो या अधिकारी श्रेणी के हो, आप इसमें सम्मिलित हो के आपको भी यही महसूस हुआ होगा। और इसके बाद में भी हम ऐसे ही आपदा के ऊपर कुछ विचार विमर्श करके कुछ स्टडी ग्रुप करेंगे, तो आपका सहयोग उसमें भी चाहिए। आज आप सभी समय निकाल के अपना व्यस्तता से इसमें उपस्थित हुए हैं। मैं सबका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपर्क विभाग से धन्यवाद अदा करता हूं और मुख्यतः जो हमारे प्रेरणा स्थान है जनरल शेकटकर सर, उनको धन्यवाद देना मैं मेरा प्राथमिक काम समझता हूं। लेकिन मुझे ये मालूम है कि उनको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी औपचारिकता पूरी करने के लिए मैं शेकटकर सर का भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। और जब भी हमें जरूरत है सर हमारे मार्गदर्शन के लिए रहते ही है, और ऐसी स्थिति में हमने क्या करना है उसका जो अगला कदम है हम संपर्क विभाग के माध्यम से सबके साथ आ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में भारत माता की जय बोल के हम ये कार्यक्रम खत्म।